हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल ने आईटीआई के विद्यार्थियों को अपना करियर बनाने का एक और सुनहरा मौका दे दिया है। दोस्तों, इन्होंने अपना वैकेंसी तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो 27 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई का डेट है। दोस्तों, आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कंपटीशन का जो लेवल है वो किस प्रकार का है और जो कट ऑफ का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है वो पूरा डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। लेकिन दोस्तों, हम थोड़ा सा पोस्ट की बात करेंगे। देखिए कि एक न्यूज़ बड़ा चर्चित था कुछ दिन पहले, और वो न्यूज़ ये था कि हर कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों यहीं पे रोक करके एक और पॉइंट हम छेड़ते हैं, और वो पॉइंट ये है कि 2019 में यूपीपीसीएल ने ये डिस्कस किया था कि अब हम जो पोस्ट लॉन्च करेंगे वो पोस्ट होगी 4000 प्लस। 41 से 4200 पोस्ट दोस्तों इन्होंने चर्चा किया था कि हम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2019 में भी कोई खास पोस्ट नहीं निकली थी, और ये जो वैकेंसी अभी लेटेस्ट वैकेंसी है, इस वैकेंसी के जस्ट पिछले वाली जो वैकेंसी इन्होंने लॉन्च किया था उसमें भी कोई खास पोस्ट नहीं था। 608 पोस्ट थे, अब की बार 891 पोस्ट है। तो यहीं से समझना कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये इफेक्ट पहुंचा रहा है ना। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसी का ये असर है कि इतने कम पोस्ट ये लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि अगर इनके पास वो एक्चुअल डेटा था, इनको 4100 एम्प्लॉयज की जरूरत थी, तब तो इन्होंने इतने पोस्ट का डिस्कस किया था। अगर इनको इतने एम्प्लॉय की जरूरत ना होती तो ये डिस्कस क्यों करते? इतना सीट ही ना होती इनके पास तो ये क्यों चर्चा करते? कहीं ना कहीं सीट बहुत है दोस्तों, लेकिन ये उस सीट को लॉन्च करने से कतरा रहे हैं। तो देखिए, अब की बार भी कोई खास वैकेंसी में कोई खास सीट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में जो पोस्ट लॉन्च किया गया है उस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहां पे पॉइंट हमारा ये उठता है कि जो 891 पोस्ट हैं, जो 891 पोस्ट हैं, उसमें से भी दोस्तों बहुत लिमिटेड पोस्ट अनरिजर्व, यानी कि दूसरे स्टेट वालों को अलाउ किया गया है, और बाकी का पोस्ट ये अपने ही स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए अलाउ किए हैं। तो आज का सेशन जो है दोस्तों, हम ये देखेंगे कि जो पिछला कट ऑफ था वो पिछला कट ऑफ क्या था। ये जो आपके पास पूरा शेड्यूल है दोस्तों, ये शेड्यूल है 2015 से लेकर के 2020 तक का। यहां से आपको यह पता चलेगा कि जो कंपटीशन का लेवल है ना, ये किस प्रकार से दोस्तों फ्लोटिंग कर रहा है ना, ये तैर रही है। अब देखना, यहां से हर एक पॉइंट क्लियर होगा। यहीं से दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस निकल के आएगा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई चिंता करने की जरूरत है कि इस बार की जो कट ऑफ जाएगी ये बहुत हाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि 2015 का कट ऑफ देखिए अनरिजर्व का। ध्यान से देखना दोस्तों कि अनरिजर्व में 131.58 इतना हाई कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ था 2015 का, लेकिन यहीं पे जब आप 2018 का अनरिजर्व कैटेगरी का ही देखेंगे तो 128, यानी कि यहां से हमें ये तो पता चल गया कि जो कंपटीशन था दोस्तों वो 2015 में कम था। 2022 के मुकाबले, 2020 के मुकाबले 2015 में कंपटीशन अनरिजर्व में तो कम था, लेकिन फिर भी कट ऑफ कितना गया? 2018 के मुकाबले अधिक गया है 2015 में। वहीं पे आप देखिए इसमें दोस्तों 149%। ये मामला तो समझ में आता है कि 2015 में जो कंपटीशन का लेवल था वो कम था, क्लियर। लेकिन जो 2020 में हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अब देखना 2020 में 149, यानी कि बीच में दोस्तों ये थोड़ा सा फ्लोटिंग हुआ है, क्लियर। लेकिन आपको यहां से एक पॉइंट ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हमारी अनरिजर्व की सीट होती है, ये तो दोस्तों यूपी के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब या फिर हरियाणा हो गया या दिल्ली, उन सभी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व में आएंगे।
और इसके अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और डीएफएफ ये जो कैंडिडेट्स हैं ये तो यूपी के हैं, लेकिन यूपी में भी तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अनरिजर्व की कैटेगरी में आते होंगे, तो उन्होंने भी इसी में क्वालिफाइड, इन्होंने इसी में फॉर्म अप्लाई किया था। यानी कि सबसे अधिक जो कंपटीशन का लेवल होता है ना वो अनरिजर्व में ही होता है। अब देखना, अब दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी की। 2015 में कट ऑफ गया था ओबीसी का 120.33, और वहीं पे 2018 में देखिए 105। इसका मतलब कि 2015 में अधिक कंपटीशन था ओबीसी में और 2018 में कम हो गया, 105 हो गया, इसमें 120, कितना का अंतर है, ठीक है। वहीं ओबीसी कैटेगरी को जब आप 2020 में देखेंगे तो आती है 137.220, यानी कि 2020 में ओबीसी वालों की सबसे अधिक कट ऑफ गई थी, है ना। इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप यूपी के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो ये देखिए ना, ये फ्लोट कर रही है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 2015 में इतना था तो 2018 में इससे बढ़ गया, 2020 में और बढ़ गया, 2022 में और बढ़ गया। बेशक आपको जो टारगेट लेके चलना है, देखिए 2020 में 149 आया था, तो आपको टारगेट ये लेके चलना है कि 150 से प्लस में ही जो कंपटीशन का लेवल बढ़ता है ना, उस लेवल के बढ़ने का क्या कारण है। हर बार देखना दोस्तों, हर बार एग्जाम में आपको नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, वो नए क्वेश्चन ही ये कट ऑफ को अधिक करते हैं, नए क्वेश्चन ही जो आपके कंपटीशन का लेवल है उसको हाई करते हैं, ठीक है ना। तो वही नए क्वेश्चन है दोस्तों जो 149 तक लेके गया। वही पे ओबीसी का आपने देख लिया। अब बात करते हैं एससी का। 2015 में एससी का जो कैटेगरी था उसमें 103.33 और वहीं पे 2018 में 67, यानी कि कितना डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोच के घबरा जाए ना कि अब की बार कंपटीशन बहुत अधिक होगा, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। यहां पे आप देखिए ना, 103 से डायरेक्ट लेवल कहां गिर गया, 67, लेकिन आपको टारगेट 67 का नहीं लेना है, आपको टारगेट 103 प्लस का लेना है, क्योंकि दोस्तों टारगेट हमेशा बड़ा लिया जाता है, टारगेट को हमेशा आप बड़ा रखेंगे। अगर कंपटीशन डाउन हो गया, कंपटीशन डाउन का मतलब क्या होगा कि एग्जाम में साधारण प्रश्न पूछ लिए गए, बहुत टफ प्रश्न नहीं हो गया, नहीं पूछा गया, तो क्या होगा, वहां पे कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको टारगेट नहीं करना है, आपको टारगेट करना है 103 प्लस को। वहीं पे एससी का देखिए 119.370 इतना कट ऑफ गया था। अब देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति का, एसटी में गया था देखिए 2015 में 84 और घट के कितना हो गया, देखिए 2018 में 72 हो गया और वहीं पे 2020 में 71 हो गया, यानी कि ये कंटिन्यू डाउन होता जा रहा है। अब यहां पे दोस्तों एक पॉइंट ये आता है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और डीएफएफ की कैटेगरी है, इसमें जो सीटें निकलती है ना, ये सीटें फिक्स होती है कि ये जो सीटें हैं, जैसे कि एससी के लिए 100 सीटें निकली, तो जो 100 सीटें हैं ना, ये बेशक सीटें खाली रह जाएं, लेकिन दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कवर नहीं किया जाएगा यहाँ पे, है ना, उनको कवर नहीं किया जाता है। जो एसटी कैटेगरी के लिए सीट अलाउ किया गया है उसमें एसटी कैटेगरी का ही स्टूडेंट्स को वहां पे भर्ती किए जाएंगे। अगर सीट खाली रह जाती है तो अगली वैकेंसी में सीट को बढ़ा देंगे, लेकिन दूसरे कैंडिडेट्स को ये कोई मौका नहीं देते। क्लियर। तो देखिए यहां से डायरेक्ट दोस्तों घटते क्रम में पहले 84, 72, अब 71 आ गया। क्या पता अब की बार कम भी हो जाए और अधिक भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसी तरह से ये फ्लोट कर रही है ना। और ईडब्ल्यूएस का देखिए 82 गया, फिर 105, फिर 126, ये तो बढ़ते क्रम में है। और डीएफएफ का देखिए 107 गया 2015 में, 81 घट के कितना हो गया 81, यानी कि लगभग 82 2018 में, फिर देखिए 67.555, यानी कि कितना डाउन हो रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो विद्यार्थियों का थोड़ा तैयारी जो है वो तैयारी अगर स्ट्रोंग नहीं है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शेड्यूल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअल शेड्यूल है, वास्तविक शेड्यूल है। यही कट ऑफ था 2015, 18 और 20 में। तो अब की बार जो अनरिजर्व में जाएगा दोस्तों वो 150 प्लस जाएगा। ये
कंफर्म नहीं है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन टारगेट हमेशा अधिक पे रखना है, ना कि कम पे। तो इस प्रकार से पूरा शेड्यूल है जो आपके सामने आ है दोस्तों। मैं इसको आपको दिखाना चाहता था, है ना, आपको पूरा डिटेल्स बताना चाहता था कि जो कट ऑफ का लेवल है वो किस प्रकार से घट भी रहा है और किस प्रकार से बढ़ भी रहा है। तो अब देखना दोस्तों, यहां पे ये है कि जो वैकेंसी आई है 2022 में, इसमें दोस्तों आपको किस प्रकार से तैयारी करना है कि आप एग्जाम में फतेह हासिल कर पाएं। देखिए, जब कोई वैकेंसी नहीं आई होती है तो उस समय जो आप तैयारी करते हैं वो एक प्रयास होता है, वो एक दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पे आप उस समय तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन उस प्रैक्टिस को दोस्तों अब आपको हकीकत में बदलना है। जो आपने पढ़ा था उसको आप रिवीजन करिए, उसको आप क्या करिए, रिवीजन करिए। अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। देखिए 19 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। 19 अक्टूबर के बाद इन्होंने क्या बोला है कि नवंबर के अंतिम यानी कि चतुर्थ सप्ताह में, नवंबर के चतुर्थ सप्ताह में ये एग्जाम लेने के लिए एक बात बोले हैं। लेकिन दोस्तों वो बात संभवतः है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे, हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि जो एग्जाम होगा वो नवंबर में ही एग्जाम होगा और नवंबर के लास्ट सप्ताह में ही एग्जाम होगा। तो आपके पास जो टाइम है दोस्तों बहुत ही कम टाइम है, 20 मान के चलिए 1 महीने का टाइम है ना, 20 से 30 दिन का टाइम का। हर एक मिनट, हर एक सेकेंड दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगा दीजिए। अपने करियर को बनाने में हर एक मिनट आप अपने तैयारी में लगाइए। यकीनन दोस्तों आप सक्सेस हो जाएंगे, यकीनन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे YouTube पे दोस्तों, हम आपके लिए जो पिछला यूपीपीसीएल में एग्जाम हुआ था उन एग्जाम में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, विस्तार पूर्वक हम हल कराएंगे। और जब उसको हल कराने के बाद हम आपको नए नए क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो मोटर का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो केबल का हो, चाहे दोस्तों वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनमें से कोई सा भी टॉपिक है, हर टॉपिक का हम आपको नए नए क्वेश्चन देंगे। देखिए, जो कंपटीशन बढ़ता है ना, कंपटीशन बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि नए नए क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो विद्यार्थी पूरा डिटेल से तैयारी करते हैं ना, उनका सामना नए प्रश्नों के साथ भी होता है। लेकिन जो एक लिमिटेड तैयारी करते हैं दोस्तों, वो नए प्रश्नों से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा टफ लगने लगता है। लेकिन उन सभी नए सवालों को मैं आपके सामने लाके प्रस्तुत करूंगा और उनको दोस्तों पूरा बखूबी मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि इनका करेक्ट आंसर कैसे हुआ और ये कैसे हो गया। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा दोस्तों मोटर के बारे में कि मोटर दोस्तों क्यों और क्या पे टिकी है। ध्यान से सुनना, जो मोटर का कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ क्यों और क्या पे टिकी है। मोटर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है तो क्यों घूमती है। अगर ये रीजन आपको पता चल गया ना तो वहां से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो मोटर घूमने की दिशा बदल देता है, तो आप एग्जाम में केवल इतना तक ही आंसर कर पाएंगे कि फ्लक्स की डायरेक्शन को बदलिए, मोटर घूमने की दिशा को बदल देगा। लेकिन आपने रीजन समझ लिया ना तो कई सारे ऑप्शन सही कर जाएंगे। तो मैं आपको वो रीजन बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझाऊंगा, आपको बैटरी किस प्रकार से काम करती है, मैग्नेटिक किस प्रकार से काम करती है, मैग्नेट, चुंबक और ट्रांसमिशन लाइन, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, उन सभी फैक्ट को मैं लाके आपके सामने खड़ा करूंगा, उनको सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था, इस सेशन में ये पूरा डिटेल्स था, ये पूरा समरी था जो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया। इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिए। अगर जो विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट्स बिल्कुल इस चैनल पे फ्रेश होंगे, पहली बार आए होंगे, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक नए शेड्यूल का स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम यूपीपीसीएल के जो पुराने पिछले एग्जाम हुए थे, उन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। और अभी फिलहाल मैंने दोस्तों कल ही एक
क्लास लिया था ट्रांसफार्मर के बारे में। वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया था कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से काम करता है प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो जरूर देखें, वहां से आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आने वाले जो एग्जाम है, अभी देखिए यूपीपीसीएल का भी एग्जाम होना बाकी है, और इसके साथ में यूपीपीसीएल, यूपी आर्मिल और डीआरडीओ, इन तीनों वैकेंसी के एग्जाम होना बाकी है। तो आप दोस्तों तैयारी को अपना और अधिक मजबूत बनाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका हर वक्त सपोर्ट करेंगे, हर तरह से आपको तैयार कराएंगे, हर प्रकार से आपको दोस्तों रेडी कराएंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रश्नों का सामना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट, नए तरीके और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का मेरा दिल से दोबारा हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू दोस्तों।